नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एफएमएलटी इंडिया राष्ट्रीय संगठन से उन साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण विषय को आप तक पहुंचाने के लिए। कौन से साथी? जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, अर्थात डीएमएलटी कर रहे हैं, बीएससी एमएलटी कर रहे हैं, बीवोक एमएलटी कर रहे हैं या एमएससी एमएलटी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, उनके विषय, उनके भविष्य के लिए। साथ ही जो पास आउट हो चुके हैं, डीएमएलटी, बीएससी एमएलटी, बीवोक एमएलटी कर चुके हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उनके लिए भी जो बेसिक लैब का संचालन कर रहे हैं, जो बेसिक लेबोरेटरी चला रहे हैं, उस संबंध में आपने जैसा थंबनेल में देखा कि संगठन के प्रयासों से मिली सफलता, और वे सफलता क्या है, इस विषय पर आप सब लोगों का अपडेट देना बेहद ही आवश्यक है। और बहुत सारे साथियों का प्रश्न भी था कि ये जो पेपर में, न्यूज़ में आया हुआ है कि संगठन के प्रयासों से मिली सफलता, और आपने ऐसा क्या किया है जिसको भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला जो कमीशन है, NCAHP, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन ने भी माना है, वो क्या विषय है। तो उस बारे में सिलसिलेवार तरीके से इसी वीडियो में डॉक्यूमेंट के बेस पे एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट के माध्यम से आप सब लोग को बताना चाहते हैं। जैसा कि मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट जो मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज के हैं, जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से उत्तीर्ण हो चुके हैं, जो कर रहे हैं, जो लैब चला रहे हैं, जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो बेसिक लैब ओनर्स हैं, उनके लिए उनको जानना बेहद ही आवश्यक है। आप सब लोग से आग्रह है कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके भविष्य से संबंधित है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन बार बार दे पाना भी बहुत मुश्किल है। हम इस तरह की इंफॉर्मेशन जब हम जेएफएमएलटी की मीटिंग्स करते हैं, उन मीटिंग्स में लोगों को अपडेट करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो जो भी साथी हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकेगा। और इससे जो है बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा कि उनके प्रोफेशन में क्या चल रहा है, भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, क्या नियम बनाए जा रहे हैं, बेसिक लैब ओनर्स के लिए क्या नियम बनाए जा रहे हैं, हस्ताक्षर से संबंधित क्या नियम बनाए जा रहे हैं, बेसिक लैब का संचालन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, उससे संबंधित क्या नियम बनाए जा रहे हैं। साथ ही जिन स्टेट्स में काउंसिल नहीं है, उन स्टेट्स में किस तरह से काउंसिल का निर्माण किया जा रहा है, और किस तरह से उन काउंसिल में, दो तरह के काउंसिल, जो स्टेट की काउंसिल है या सेंट्रल लेवल की काउंसिल है, उसमें किसका कैसे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, इस संबंध में हम लगातार संपूर्ण जानकारी लेकर के आएंगे। और प्लीज शेयर जरूर कीजिए, जो भी आपका प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम उन प्रश्नों को लेकर के आपको सही जानकारी दे सकें। साथ ही एक भी आग्रह है कि आप, विषय लंबा हो सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप सुने, क्योंकि आपके भविष्य से संबंधित है। अब शेयर करेंगे तो जो आपका साथी है, जिसने आपके साथ में बीएमएलटी किया, बीएससी एमएलटी किया, डीएमएलटी किया, एमएससी एमएलटी कर रहा है, उसको भी जानकारी मिलेगी, ताकि आपको समझ में आएगा कि जो जेएफएमएलटी इंडिया, जो ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो एक राष्ट्रीय संगठन है और लगभग भारत के हर प्रदेश में काम कर रहा है आपके हितों के लिए, वो किस तरीके के इश्यूज को सरकार, भारत सरकार और जो है राज्य सरकार तो पहुंचा रहा है, और किस तरीके से उसको सोल्यूशन की तरफ लेकर के जा रहा है, ताकि आप इस संगठन के साथ में जुड़ सके। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको तरीका भी बताएंगे कि किस तरीके से आप संगठन से जुड़ सकते हैं, किस तरीके से जो है आप अपनी समस्याओं को, अपनी रजिस्ट्रेशन की समस्याओं को और अन्य समस्याओं को जो है आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं अपने संगठन के माध्यम से। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और बने रहिए, पूर्ण रूप से देखते रहिए। इसी वीडियो में अब मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से कंपैरेटिवली कि हमने क्या आपत्ति दर्ज की थी, क्या हमने सुझाव दिया था, और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय NCHP ने उन कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन से बिंदुओं को माना और उसको अपना इंप्लीमेंट किया, क्यूरिकुलम से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, पोस्ट से संबंधित, डेजिग्नेशन से संबंधित और हस्ताक्षर से भी संबंधित सारी जानकारी मिलेगी आपको स्टेप बाय स्टेप। आइए चलते हैं, तथ्यों को देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। आपको मैंने बताया कि भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन
के द्वारा 7 अगस्त 2025 को करिकुलम इज सर्कुलेटेड इन पब्लिक डोमेन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज के संबंध में क्यूरिकुलम सिलेबस और क्यूरिकुलम का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया और इस संबंध में जो है 30 दिनों के अंतर्गत उस ड्राफ्ट के संबंध में आपत्ति और सुझाव दर्ज किए जाने थे। अब वो आपत्ति और सुझाव क्या क्या थे उस संबंध में जेएफएमएलटी इंडिया ने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चालू की कि इस ड्राफ्ट को लेकर के आपके मन में कोई आपको लगता है कि कोई सुझाव है, कोई आपत्ति है तो सभी दें। तो पूरे भारतवर्ष में अभियान छेड़ा गया और वेबिनार के माध्यम से आपत्तियां दर्ज की गई और लगभग 8,000 से अधिक मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स ने पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से जो ये ड्राफ्ट था इस पर आपत्तियां दर्ज की और सुझाव दिए, जो कि जेएफएमएलटी इंडिया के मेंबर्स थे। ये न्यूज़ में भी है। अब जो सजेशंस दिए गए और सजेशंस पर सरकार ने कैसे काम किया, क्या उन्होंने हमारे सजेशन को माना, ये हम आपको बताना चाहते हैं। फिर सरकार ने हम जो 8,000 सदस्यों ने सुझाव दिए थे उसको मान लिया। ये न्यूज़ पेपर में आई कि जेएफएमएलटी इंडिया के सुझाव को केंद्र सरकार ने माना, पदाधिकारियों के योगदान को सराहा। जेएफएमएलटी इंडिया राष्ट्रीय संगठन का प्रयास हुआ सफल। नेशनल कमीशन, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने सुझावों को माना। अब बहुत सारे साथियों ने को इस पे प्रश्न था कि कौन से सुझाव, जिन लोगों ने सुझाव दिए थे उनको तो मालूम था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स हैं, उनको नहीं पता था कि क्या सुझाव दिए हैं और क्या माना। तो इस संबंध में जो है बहुत सारे लोग को डाउट था, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उनके डाउट को क्लियर किया जाए, उनको संपूर्ण जानकारी दी जाए। जिन साथियों तक ये न्यूज़ गई होगी उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा और मेरा आग्रह भी है सभी से कि प्लीज़ आप पढ़ें ज़रूर, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो अपने लिए, समाज के लिए, अपने इस प्रोफेशन के लिए हानिकारक होता है। अब आपको बताते हैं चेयरपर्सन ये जो जेएफएमएलटी इंडिया ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया है, हमने लेटर लिखा 1/9/2025 को और सजेशन क्या दिए। अब सजेशन के रूप में जो है बहुत बड़ा लंबा एक ड्राफ्ट हमारी तरफ से सबमिट किया गया, लेकिन वीडियो शॉर्ट होता है, आप सब लोग प्रॉपर तरीके से देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं, इसलिए हमने शॉर्ट में बनाया और जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन बिंदुओं पर फोकस किया। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि जो है हम ऐसे कटिंग लगाते हैं। कटिंग लगाने का पर्पस ये है कि अगर पीडीएफ जो है 100 पेज का है और 100 पेज का पीडीएफ आपको भेज भी दें हम, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, इसलिए हम जो है शॉर्ट में लगाते हैं। हमने उसमें सुझाव क्या दिया आप देखिएगा। हमने कहा, ये आप देखेंगे, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस एंड कैरियर पाथवे जो चैप्टर 3 था उसमें हमने लिखा कि आप यहाँ पढ़िएगा, यहाँ देखिए, स्कोप मस्ट अलाइन विथ इंटरनेशनल एमएलएस स्टैंडर्ड। हमने ये कहा कि डीएमएलटी अगर बेसिक लैब की रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर की बात की जाती है तो, या बेसिक लैब को ओपन और उसका ओनरशिप लेने की या संचालन करने की बात आती है, तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने डीएमएलटी किया है और 12 साल का एक्सपीरियंस हो, उनको हस्ताक्षर का अधिकार भी दिया जाए, साथ ही उनको लैब संचालन का भी अधिकार दिया जाए। एक क्वालिफिकेशन। दूसरी क्वालिफिकेशन, अगर बीएससी-एमएलटी है या बीएमएलएस है या बीओकेएमएलटी है और साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको बेसिक लैब चलाने का, उसकी रिपोर्ट्स को वैलिडेट करने का, आप देखिए लिखा है हमने, वैलिडेट करने का, वेरीफाई करने का और साइन करके बेसिक लैब की रिपोर्ट्स को देने का राइट्स दिया जाए एज पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2018। जिन लोगों ने देखा होगा 2018 का राजपत्र, उनको पता होगा, अच्छे तरीके से पता होगा। अब आप साथ में देखिए, हमने एमएससी-एमएलटी, एमएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस होल्डर शुड हैव ऑथोराइज्ड टू वैलिडेट, वेरीफाइज एंड सिग्नेचर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स। ये भी हमने कहा जो एमएससी-एमएलटी वाले थे। तो अब डीएमएलटी वाले के लिए भी हमने सजेशन दिया, बीएससी-एमएलटी के लिए भी दिया, एमएससी-एमएलटी के लिए भी दिया।
ये सब दिया। साथ ही हमने ये भी कहा कि बेसिक लेवल एंट्री लेवल का जो है NABL का आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। और साथ ही हम आपको, ये आप तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बात कही। अब आगे चलते हैं। इन सब सुझावों को, और भी सुझाव हैं, और भी सुझाव हमने दिए, और भी सुझाव हमने दिए। तो इस सारे सुझाव दिए, और भी सुझाव बता देता हूं मैं। एक तो ये लैब वालों के लिए हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड कैरियर ट्रैक्स। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर तक की पोस्ट क्रिएट करने की बात कही, सुझाव दिया। रिसर्च करियर के अंतर्गत जो है हमने साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट जी, जो जिन्होंने MSc MLT कर लिया है या PhD कर लिया है, इस तरह की क्वालिफिकेशन वालों को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाए। और साथ में रिसर्च हमें जाना चाहते हैं साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट जी तक की पोस्ट की बात कही। साथ ही जो लोग लैब में काम करना चाहते हैं उनके जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट करने की बात कही। तो अब मैं आता हूं कि सरकार ने हमारे कौन कौन से मुद्दों को मान लिया। अब मैं यहाँ कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूं। ये हमने सबमिट किया था अपना ऑब्जेक्शन और सजेशन, और सरकार ने ये माना है। अगर आप जो है PDF चाहेंगे तो हम आपको PDF भी भेज देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, हम आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे। साथ ही आप सब लोग को ये भी बताना आवश्यक है कि नीचे एक गूगल लिंक का लिंक भी दिया गया है। आप उस गूगल लिंक को क्लिक कीजिए, उसके फॉर्म को भरिए, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो अब जो है ये देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य बना के सुनिए। तो जो ये हमने ऑब्जेक्शन, जो हमने सजेशन दिया था कि अगर कोई लैब में काम कर रहा है तो वो जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए, टेक्निकल ऑफिसर होना चाहिए, चीफ टेक्निकल ऑफिसर होना चाहिए। अगर एकेडमिक्स में जाना चाहता है तो इस क्वालिफिकेशन के साथ में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सके। रिसर्च साइंटिस्ट जो है साइंटिस्ट C-D-E-F तक जा सके। तो ये जो है हमने हमारे द्वारा दिया गया ऑब्जेक्शन सजेशन था, तो सरकार ने मान लिया। तो सरकार ने मान करके मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएट की पोस्ट का क्रिएशन किया। क्वालिफिकेशन क्या होगी? डिप्लोमा। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट का क्रिएशन किया, जिसमें BSc MLT या BMLS विथ 4 years एक्सपीरियंस के लोगों को मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा। साथ ही टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट का भी क्रिएशन किया, जिसमें BMLS विथ 5 मतलब BSc MLT विथ 5 year एक्सपीरियंस होगा तो वो टेक्निकल ऑफिसर बन सकता है। एक टेक्निकल ऑफिसर अगर B है तो वो मास्टर डिग्री अर्थात MSc MLT या MMLS विथ 3 year एक्सपीरियंस के बाद बन सकता है। साथ ही सरकार ने सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट भी क्रिएट किया, चीफ टेक्निकल ऑफिसर का भी पोस्ट क्रिएट किया, जो कि हमने डिमांड रखी थी, जो कि हमने सरकार को आग्रह किया था, ऑब्जेक्शन और सजेशन सबमिट किया था। अब आते हैं एकेडमिक कैडर की, जिसमें हमने कहा था असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तक की बात। तो सरकार ने इसको मानते हुए ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्री लेवल, असिस्टेंट प्रोफेसर सेकेंड और प्रोफेसर तक की पोस्ट का क्रिएशन किया। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन भी जो है उस क्यूरिकुलम में प्रॉपर तरीके से दी गई है। आप उसको आराम से इत्मीनान से उस PDF को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है, कौन असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, कौन ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर वो बन सकता है जिसके पास BSc MLT है या BMLS 4 डिग्री जो अभी स्टार्ट होगी नेक्स्ट ईयर से वो होगी। उसी तरह से मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, MSc MLT है या अदर अलाइड हेल्थ केयर के सब्जेक्ट से मास्टर्स आपने किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये दूसरी डिमांड हमारी पूरी की, सरकार ने हमारी बात को माना। अब जो तीसरी डिमांड जो हमने सजेशन दिया था रिसर्च साइंटिस्ट का, तो सरकार ने उसे भी माना और मानते हुए साइंटिस्ट B की पोस्ट, साइंटिस्ट C की पोस्ट, साइंटिस्ट D की पोस्ट विथ क्वालिफिकेशन ऐड किया हुआ है। हालांकि इसमें क्वालिफिकेशन विजिबल नहीं हो रही है, परंतु साइंटिस्ट वाली साइंटिस्ट C, साइंटिस्ट B की पोस्ट दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये सरकार ने माना और सरकार इस
ने। तो अब इससे प्रतीत होता है कि संगठन में वो ताकत होती है, अगर संगठन सही तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाता है तो ये जो तत्कालीन सरकार है, ये सरकार जो है बातों को समझती है और जो जनता है, जनता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसमें इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो संगठन जरूरी है, संगठित होना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है और इस वीडियो को शेयर करना भी जरूरी है। अब अगली जो डिटेल्स होगी वो बेसिक लैब की रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर करके रिपोर्ट्स दे सकेंगे। वो कौन लोग होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी जो बेसिक लैब की रिपोर्ट्स को अपने खुद के हस्ताक्षर करके दे सकेंगे। इस पर वीडियो कल आएगा, आप चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करें। बेसिक लैब की रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर करके रिपोर्ट दे सकेंगे के संबंध में आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ी सी डिटेल। ये जो एरो बना हुआ है, इस एरो में बहुत कहानी है कि क्या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बेसिक लैब की रिपोर्ट्स अपने हस्ताक्षर से दे सकता है, इसमें दिया गया है। ये विस्तार से मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आपको अगर आपको अपने इस प्रोफेशन में ये जो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इसमें सफलताएं अर्जित करनी है, तो ये जो है संगठन के द्वारा किए गए कुछ प्रयास है जिनको लगता है कि संगठन आपके हितों के लिए कार्य कर रहा है, तो नीचे गूगल लिंक दिया गया, उस गूगल लिंक को क्लिक कीजिए, उस पर रजिस्टर्ड कीजिए और सदस्य बनिए। और जिनको इन्फॉर्मेशन और चाहिए कि किस तरीके से कैसे बेसिक लैब की रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर का राइट या हम कैसे हस्ताक्षर कर सकते हैं, वो इस वीडियो को देखें, अगले वीडियो को जरूर देखें, समझें और अब जो साथी जिनको पता है, जो देख पा रहे हैं, वो अपने साथियों को बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।